अभी वर्तमान समय में कोविड-19 के क्राइसिस में और लॉकडाउन की स्थिति में जो हमारे देश के तमाम मजदूर वर्ग हैं, लाखों ऐसे मजदूर हैं जिनका काम बंद हो गया है, जो अपने काम से पलायन कर चुके हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनके सर्वाइवल पे एक सवालिया निशान हमें दिख रहा है कि कैसे वो अपने आप को, अपने परिवार को इस स्थिति में बचाएं और यहाँ तक कि उनके जान पे खतरा है और कैसे वो आर्थिक स्थिति की प्रॉब्लम से उबर करके बाहर आए। आज हम मीडिया के सभी क्षेत्रों से हमारे साथ आप पैनलिस्ट एज ए स्पीकर जुड़े हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपने विचार, अपने सुझाव दें कि ऐसा क्या काम किया जाए सरकार की तरफ से। बहुत सारे ऐसे व्यवसायी वर्ग हैं, कॉरपोरेट हैं, एनजीओज हैं और एक आम जनता की तरफ से, समूह की तरफ से कि कैसे उन मजदूरों की मदद की जा सके कि वो एक बार फिर से उबर करके अपने आम जिंदगी को जीना शुरू करें। तो मैं आप सबका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करना चाहूंगा अपने लिसनर्स के लिए, दर्शकों के लिए। हमारे साथ जुड़े हैं सबसे पहले मैं विकास मिश्रा जी के बारे में बात करना चाहूंगा। विकास जी मीडिया जगत के क्षेत्र में एक नामी गिरामी हस्ती हैं, काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। इन्होंने अलग अलग मीडिया चैनल्स में काम किया है, जैसे कि IBN 7 में काम किया है, महुआ टीवी में काम किया है, BHA फिल्म्स, BHA नेटवर्क, न्यूज 24 के साथ काम किया है और वर्तमान में आप आज तक के साथ काम कर रहे हैं। आज तक में एज ए डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के पोजीशन पे ये काम कर रहे हैं। तो मैं विकास जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विकास जी। हमारे साथ जुड़े हैं शील शुक्ला जी। शील शुक्ला जी भी मीडिया के क्षेत्र में काफी नाम रखते हैं और अभी आप VVC इंडिया एजुकेशन और मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ आप विजडम इंडिया न्यूज़पेपर और नीट बुलेटिन के एडिटर इन चीफ भी हैं। शील शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जो तीसरे पैनलिस्ट हैं वो सोशल मीडिया पे भी एक अच्छी पकड़ रखते हैं, काफी उनके फॉलोअर्स हैं और अपने लेखनी के लिए बहुत जाने जाते हैं और वो प्रिंट मीडिया जगत में हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के कादम्बरी मैगजीन से जुड़े हैं और राजीव दीक्षित के साथ भी उन्होंने काफी क्लोजली काम किया है। संत समीर जी, आपका हम स्वागत करते हैं। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इस मुद्दे की शुरुआत करना चाहता हूं विकास जी के साथ कि पहले विकास जी अपने विचार बताएं कि क्या क्या उपाय किया जा सकता है और कैसे उनकी स्थिति से उनको बाहर लाया जा सकता है। विकास जी। जी धन्यवाद। मैं मीडिया में हूँ, हम मेरे पास रोज बल्क में खबरें आती हैं देश के कोने कोने से, मजदूरों को लेकर के, उनकी परेशानियों को लेकर के, और ये जो राशन बांटे जा रहे हैं, तमाम सारी चीजें हैं। सबसे पहले मेरा कहना तो ये है कि आप उन्हें मजदूर समझिए, मजबूर मत समझिए, उनका सम्मान कीजिए। उनके बेबसी पर आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। उनको उनके हाथों में जल्दी से जल्दी काम मिले, पहले तो ये होना चाहिए। उनको कोई दिक्कत न आने पाए, वो होना चाहिए। मैं कई बार कहानी किस्सों के माध्यम से अपनी बातें रखता हूँ। मेरे गांव का एक मजदूर फंसा हुआ है यमुनानगर में, वहां पर राधा स्वामी आश्रम है, वहां पर रखा गया है। उसकी पत्नी का रोते हुए फोन आया। उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा, भैया वो जेल में कब तक रहेंगे? हमने कहा वो जेल में बंद नहीं है, वो जहां है सुरक्षित है, जहां है सही है, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगी और तुम ही संतोष करो। तो हमें पहला तो ये है कि मजदूर वर्ग जिनसे आपने, उनके जब से उन्होंने होश संभाला है और जहां तक पहुंचे हैं, आपने उनसे सिर्फ काम लिया है और उन्हें दाम दिया है। तीसरी चीज उनको नहीं सिखाई है आपने। सबसे पहले ये जरूरी है कि मजदूर जहां फंसे उनको ये बताया जाए कि लिए अभी यही अच्छा है। दूसरा, मजदूर रोज कमाता है, रोज खाता है, तो इस समय कमा नहीं पा है तो उसके खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखा जाए। तीसरा, उसे जानवर न समझा जाए कि हम जो है उसको बांध दिए हैं। वो जहां है आप वहीं से काम लेना शुरू कीजिए, आप वहीं काम लेना शुरू कीजिए। इम्यूनिटी पावर की बात हो रही है, हमारे संत समीर जी बहुत अच्छा बताएंगे आपको। इस गोष्ठी में जो आपने उन्होंने जोड़ा है बहुत बढ़िया। संत समीर अभी इसका बताएंगे हमारी इस बात पर। समीर जी ध्यान रखिएगा, इम्यूनिटी पावर की बात हो रही है। ये जो मेहनत कश वर्ग है, इससे पनीर खाने की जरूरत नहीं है, तुलसी काढ़ा पीने की जरूरत नहीं है, इम्यूनिटी पावर इसके अंदर है। आप इसको बांध के मत रखिए। अच्छा चलिए, जहां पर आपने इनको रखा है, किसी से झाड़ू लगवाइए, किसी से पानी छिड़कवाइए, किसी से भोजन बनवाइए, उनको वहीं पर काम दीजिए, सम्मान कीजिए। और सबसे बड़ी बात, उनकी छटपटाहट, अरे जरूर आपके सिस्टम में कोई है तभी तो अपने गांव जाना चाहता है, वो आपने बिल्कुल इंतजाम नहीं किया है। तो आप जो है वो कीजिए कि जहां पर वो है, पहली बात उनको अपनी जान अच्छा लगे,
कि हाँ मेरी जान सलामत है और मेरे जान के लिए यही जरूरी है कि मैं यहीं रहूं। बहुत अच्छा विकास जी, आपने जो बताया कि उन्हें मजदूर तो समझ सकते हैं, मजबूर नहीं समझना चाहिए, और उनके लिए जो भी आसपास के लोग, हम सभी लोग हैं, हमें भी देखना चाहिए कि हम कैसे उन्हें किसी न किसी काम में व्यस्त कर पाएं कि उनकी आजीविका चलती रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोबारा आपसे जुड़ना चाहूंगा, उसके पहले एक बार संत समीर जी से हम चाहेंगे उनके विचार जानना। संत जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? पहली बात तो विकास जी ने एक चीज याद दिला दी, तो उस पर थोड़ा सा, क्योंकि उससे हमारे मजदूरों की ताकत पता चलती है। और वो ये है कि आप समझिए कि देश में एक भी मजदूर जो मेहनत करता है वो अस्थमा का रोगी नहीं है, ना तो वो डायबिटीज का रोगी है, और ना तो हृदय का रोगी। जो मेहनत नहीं करता वो भले मिल जाए। इसका मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा किसकी है? जो मेहनत करता है, वो खाने को कम पाता है, फिर भी उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत जबरदस्त है। यानी कोरोना का हमला उस पर उस तरह से नहीं होगा जैसे कि बाकी लोगों पर हो रहा है। तो मजदूरों से तो हमें थोड़ा सबक लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए कि हमको भी थोड़ा सा मेहनत का होना चाहिए, होना चाहिए। तो एक बात। दूसरा यह है कि मजदूर की जिंदगी में है क्या? सिर्फ खाना और कपड़ा इस समय जो इतना जरूरत है। तो एक तो सरकार को, दूसरा हमारे कारपोरेट को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए कि मजदूरों के लिए कम से कम 6 महीने के लिए उनकी ऐसी व्यवस्था हो जाए कि उनको रोटी के लाले ना पड़े। चाहे वो काम ना करने को पाए, लेकिन कम से कम खाना उनको मिलता रहे। ये पहली जरूरत है। और दूसरा यह कि उनके मन में बहुत सपना नहीं होता कि लाखों करोड़ों वो जुटा के फिर इसके बाद वो जिंदगी गुजारेंगे। वो सपना भले हो, लेकिन उनकी थोड़ी जरूरत यह है किसी तरह जिंदगी चलती रहे, वो जिंदा रहे। तो पहली चीज तो ये है। दूसरा, उनका पूरा सम्मान करने की जरूरत है, क्योंकि ये सारी दुनिया उन्हीं की खड़ी की हुई है। ये सारी सारी अट्टालिकाएं, सारे महल, सारी फैक्ट्रियां, सब कुछ मजदूरों की मेहनत पर खड़े हुए हैं। इसलिए उनको अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो पहला अधिकार बनता है कि बेहतर पौष्टिक भोजन उनके लिए उपलब्ध रहे। तो एक तो ये चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संत समीर जी, आपने जिस तरह से इसको समझाया है कि हमें मजदूरों का सम्मान तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ सरकार को उनके सर्वाइवल का ध्यान रखने के लिए कम से कम 6 महीने के लिए रोटी और कपड़े की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। ये बहुत ही एक अच्छा सुझाव आपने दिया। हम आपसे फिर से जुड़ते हैं, लेकिन हम फिर जानना चाहेंगे शील शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इतना संवेदनशील विषय उठाया है इस दौर में। एक स्टेटमेंट काफी ज्यादा सुनाई दिया इन मजदूरों के मुंह से, या वो ये था कि या तो हम कोरोना से मर जाएं या तो भूखमरी से मर जाएं। ये टाइमिंग का फर्क है। बेसिकली ये बात पूरे देश की है। आज इस बात को मजदूर वर्ग कह रहा है, ये उसकी टाइमिंग है। कुछ दिनों बाद इस बात को मिडिल क्लास कहेगा कि या तो हम कोरोना से मरें या तो भूखमरी से मरें, हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। सोसाइटी में कोई भी क्लास एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है। थोड़ी देर के लिए हमको अलग दिख सकता है। एक बात तय जानिए कि अगर इस देश का मजदूर मरेगा तो इस देश की आर्थिक व्यवस्था अपना दम तोड़ देगी, और जब इस देश की आर्थिक व्यवस्था दम तोड़ेगी तो इस देश में कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। तो सवाल सिर्फ एक वर्ग का नहीं है, वर्ग की तो बात इस विषय में है, सिर्फ एक वर्ग, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सवाल आता है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं कि इनके लिए किया क्या जा सकता है इस परिवेश में। अभी जो प्रेजेंट में जो दशा है, इस देश में 2 संस्थाएं हैं जो इस विषय पे कुछ कर सकती हैं। पहली संस्था सरकार है और दूसरी संस्था समाज है। सरकार इनको तमाम तरह की सुविधाएं दे सकती है जहां तक उसकी क्षमता है। दूसरी संस्था समाज है, और समाज व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है। लेकिन मजदूरों पर अगर कोई कुछ कर सकता है तो यही 2 संस्थाएं हैं जो वर्तमान में कुछ कर सकती हैं। एक इससे भी बड़ा सच या परफेक्ट सच मैं आपको बताऊं, सरकार और समाज मिलकर चाहे जितना भी कर लें, वो अगर कुछ भी रहेगा तो वो सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था ही रहेगी, वो मूल धारा में नहीं सकता। मूल धारा क्या है? श्रमिक को श्रम करने की इजाजत मिले। श्रमिक श्रम कैसे कर पाएगा? मूल ये है, हम उसको खाना दे दें, हम उससे किराया न लें, हम मनरेगा का दाम 180 रुपए से बढ़ा करके 202 रुपए कर दें, हम उसके अकाउंट में 2000 रुपए 1000 रुपए जमा कर दें, ये पूर्ण हल नहीं है, ये वैकल्पिक व्यवस्था है। इसके निष्कर्ष को ये जाना है कि श्रमिकों को श्रम मिलना चाहिए। पहले तो ये बात तय है। अब श्रमिकों को उनका श्रम कैसे मिलेगा? जैसे क्या होता है, जैसे आर्थिक व्यवस्था में धन होता है, जब धन एक जगह ब्लॉक हो जाता है
तो हम कहते हैं कि देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि मनी एक जगह ब्लॉक हो गई है, मनी को फ्लो होना चाहिए। उसी तरह से देश की अर्थव्यवस्था में जो रीढ़ का काम करती है, वो करती है मजदूरों का श्रम, मजदूरों की मजदूरी, श्रमिकों का श्रम। अगर वो भी एक जगह ब्लॉक हो गया तो भी देश की अर्थव्यवस्था टूट रही है। पहला कार्य देश को करना चाहिए, श्रमिकों को उनका ट्रांसपोर्टेशन दीजिए, वो जहां भी जाना चाहते हैं उनके जाने की एक निश्चित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि वो जहां पहुंचेंगे वहां वर्तमान स्थिति से बेहतर कर पाएंगे और बेहतर तरीके से जी पाएंगे। वो सरकार के भरोसे और समाज के भरोसे नहीं बैठे हैं, वो कह रहे हैं मुझे एक जगह जाने दो, जो मेरा कंफर्टेबल जोन है, मुझे मेरे कंफर्टेबल जोन में पहुंचने दो, मैं कुछ कर लूंगा। तो इससे हमारे दोनों उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। पहला, हम जो मजदूरों के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, अगर वो इसमें खुद से हम कहीं जाना चाहते हैं और वहां पहुंच जाएं, तो कल्याणकारी काम भी हम कर ले रहे हैं। जो उनका श्रम ब्लॉक है, वो जहां भी जाएंगे, अगर नॉर्मली वो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ही जाएंगे, और जब वो ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाएंगे तो उनके श्रम का बेहतर उपयोग तुलनात्मक तरीके से जो शहरों में है हम बेहतर कर पाएंगे। वहां जो प्रोटेक्शन के तरीके हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई रखना, एक दूसरे से दूर रहना, ये कृषि कार्यों में या गांव के किसी भी काम में, भट्ठा चल रहा हो, गांव में भी तमाम तरह के काम होते हैं। कई जगहों पे खाद छोटे यूनिट बनाए हैं, खाद बन रहे हैं, कई जगहों पे गुड़ बन रहे हैं। तो जब ये छोटे छोटे काम जो होते हैं, यहाँ पर भी हम इनका उपयोग उस सिस्टम के तहत कर सकते हैं जो कोरोना के लिए प्रिकॉशंस बताए गए हैं, और शहरों में उन प्रिकॉशंस को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि इनका सबसे पहला काम सरकार इस पर ध्यान दे कि हम इनके ट्रांसपोर्टेशन का पूरा अरेंजमेंट करें। कि लगभग 50,000 छात्र इस देश के कोटा में फंसे हुए थे, और उनके लिए सरकार ने अभी अभी व्यवस्था किया है कि वो सभी छात्र अपने घरों में पहुंचा दिए जाएं। उससे किसी कोचिंग संस्था की फीस 1.5-2 लाख रुपए से कम नहीं है, बिल्कुल, और उनमें किसी का भी साल भर का खर्च 5 लाख रुपए से कम नहीं है। उनके लिए सरकार ने यह व्यवस्था 50,000 लोगों के लिए बनाई कि वो अपने घरों पर वो युवा छात्र पहुंच सके। युवा छात्र मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, युवा सबसे, ताकि वो मजबूर नहीं है वो उतने ज्यादा, लेकिन वो श्रमिक, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए सरकार क्यों नहीं सोच रही है? बिल्कुल, आपके पास बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप उनका आप टेस्टिंग कीजिए, पर डे आप 10,000 लोगों की टेस्टिंग कीजिए, 10,000 लोगों का बसों में बैठाइए, टेस्टिंग करने के बाद आप उनको ट्रेन में लाइए, रिजर्व ट्रेन ले जाएं, उनको उनके घरों तक छोड़े, वो जहां भी जाना चाहते हैं वहां पर वो पहुंचे। अगर वो वहां पहुंच गए तो आपका जितनी कल्याणकारी योजनाओं में आप पैसा लगा रहे हैं, आप अगर उनके खाली ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम कर दीजिए और वो अपनी जगह पर पहुंच जाए, तो वो खुशहाल भी अपेक्षाकृत हो जाएंगे और उनके श्रम का उपयोग अपेक्षाकृत होने लगेगा। तो जो पहले आपने जो टच किया बहुत सही था कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाए। मैं समझता हूँ कि आपका ध्यान आई थिंक मुंबई की तरफ होगा, जहाँ बहुत लाखों या हजारों मजदूर फंसे हुए हैं। हाँ जी विकास जी, आप बताइए, आप कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे? जो जैसे मैंने बताया था, इम्यूनिटी पावर की बात हो रही है। अब मजदूरों को इतना वो कमजोर मत समझिए, क्योंकि संत समीर जी एक अच्छे होम्योपैथ के डॉक्टर हैं, आयुर्वेदाचार्य भी हैं। उन्होंने मेरी इस बात की तस्दीक की। सिंह जी ने ये बताया कि प्रैक्टिकल क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया उन्होंने बताया ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, और उन्होंने तमाम रोजगार की बात बताई। उसमें खास बात यह है कि इस समय रबी के फसल की कटाई का वक्त है। देश में गेहूं मैक्सिमम उत्तर भारत में हर जगह होता है। पंजाब के मजदूर जो कुछ तो भाग के पहुंच गए गांव, अब वहां दिक्कत हो रही है। पंजाब हरियाणा में गेहूं कटाई की दिक्कत हो रही है। अब उन्हें अगर मिले तो वहां पर पहुंच जाए। मुंबई वाले जो है वो पहुंच जाए। और जो सील जी कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है सुझाव ही है, ये सरकार को करना ही पड़ेगा। खेती का पूरा काम खुल जाएगा, कृषि बागवानी से जुड़ी हुई सारी चीजें खुल जाएगी, पोल्ट्री फार्म पूरी तरह से खुल जाएंगे, मछली पालन उद्योग पूरा चल जाएगा, घर से घर तक जो है मछली पहुंचाई जाएगी, जैसे जो है वो सब्जी पहुंचाई जा रही है। अगर ये व्यवस्था नहीं कराएंगे मजदूरों की तो दिक्कत हो जाएगी। हर गांव में दिक्कत हो गई है। लोग इस समय मजदूर अपने गांव में जाते हैं, घर का भी काटते हैं, पड़ोस का भी काटते हैं। प्लीज। और सी जी ने जो बात कही कि एक तो सरकार, दूसरा समाज, तो अगर सरकार उनके लिए कुछ कर रही है, कर सकती है, वो करे ही करे। अगर वो अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है, तो समाज के लोग तो जानते हैं कि मजदूरों का परिवार गांव में कहाँ पड़ा हुआ है, तो वहां पर भी एक बार उनको देखना चाहिए कि वहां पर उस परिवार को कोई दिक्कत न आए। और हमारी सामाजिक संरचना इतनी मजबूत है
तमाम विरोधाभासों के बावजूद गांव में कोई भूखा अगर सो रहा है तो अगर इसकी जानकारी हो गई, 4 लोग खाना लेकर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर तो बात बात पर होली दिवाली मना लेता है देश, आपने अभी हाल फिलहाल में देखा होगा। तो समाज इतना भी बुरा नहीं है कि कोई कहीं पर जो है 56 भोग बने और कहीं कोई भूखा सोए। तो इसमें भी शहर से लेकर गांव तक, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि प्रशासन ही अनाउंस कराए, भाई देख लीजिए किसी मजदूर का परिवार भूखा न सोए। बहुत बढ़िया, आपके जो विचार हैं बहुत अच्छे लगे, और मैं समझता हूँ कि समाज के लोग ऐसा कर भी रहे हैं, और अगर कहीं ऐसा नहीं हो पा रहा है तो मुझे लगता है कि उन्हें करना चाहिए। और ये आपके जो विचार हैं जब ये हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो मुझे लगता है कि लोग इसका पालन अवश्य करेंगे। तो फिर से एक बार हम जुड़ना चाहेंगे संत समीर जी के साथ कि आगे इस मुद्दे को बढ़ाते हुए आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे संत जी? एक दो चीज मैं जोड़ना चाहूंगा इस बात को आगे बढ़ाने के लिए। एक तो ये है कि हमारी सरकारों को खास तौर से इस कोरोना के बहाने एक खास चीज पर ध्यान देने की जरूरत है। इस बहाने हम मजदूरों को थोड़ा सा और सुरक्षा दे सकते हैं। जैसे एक दो चीजें हैं, मान लीजिए दिल्ली का मामला है, यहाँ असंगठित मजदूरों के लिए कम से कम 14,000 वेतन की बात हुई कि इतना कम से कम देंगे, लेकिन होता क्या रहा है कि एक फैक्ट्री वाला देता तो 25,000 का चेक है, लेकिन दूसरे रास्ते से 15,000 नगद वो वसूल लेता है मजदूर। तो मिला क्या? तो ये जो असमानताएं हैं इसको जरा सा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा, साल भर पहले एक प्रस्ताव आया जिसमें 4,556 रुपए को 9,750 रुपए देने का प्रस्ताव हुआ कि कम से कम इतना दिया जाए, ये गुने के आसपास मान लीजिए। अब वो प्रस्ताव कहाँ गया कहाँ नहीं गया, इस पर जरा ध्यान देने की जरूरत है। मजदूर जो आज रोज रोज परेशान होता है, रोज रोज खोदता है और रोज रोज पानी पीता है, उसको भी थोड़ी सुरक्षा हम दे पाए कि 2-4 साल के लिए कम से कम वो भी तो संरक्षित और संचित करके चल सके कि ऐसी कोई परेशानी आ जाए तो उसको ये दिक्कत ना हो कि रोटी के लाले पड़ गए। तो एक बात तो ये है। और इसके पहले एक और विसंगति कह लीजिए कि साल भर पहले ही ऑक्सफैम ने ये रिपोर्ट दी कि 14 राज्य इसी देश में ऐसे हैं जो मनरेगा का भी ठीक से वो वाला हिस्सा या वो वाली मजदूरी नहीं दे रहे हैं। तो ये ध्यान देने की बात है एक स्तर पर, हमें सरकार के स्तर पर। दूसरा ये है कि विकास जी ने ये बात बड़ी मार्के की कही है कि यह देश वास्तव में दान की परंपरा वाला देश है। ये बाहर की तरफ नहीं है कि कोई भूखा मर जाए और बगल से किनारे से कोई निकल जाए। तो यहाँ अगर पता चल जाता है तो रोटी खिलाने वाले लोग मिल जाते हैं। थोड़ा सा इस मौके पर ध्यान देने की जरूरत है कि जिनकी तिजोरियां थोड़ी बंद रही हैं वो थोड़ी और खोल दें, और दान से जो पुण्य प्राप्त करने का इससे बढ़िया समय शायद उनको कोई और नहीं मिलेगा। तो इस समय अपने आसपास कहीं भी कोई ऐसा मजदूर दिखाई दे जाए तो कम से कम उसको 4-6 जून की रोटी का इंतजाम कर दें, ये बहुत बड़ा काम होगा। तो मजदूरों को इस तरह से हम एक सुरक्षा दे सकते हैं, सरकार के स्तर पर भी, अपने स्तर पर भी, आसपास के स्तर पर भी। तो ये बात थोड़ी बन जाएगी और आगे बढ़ जाएगी, और हम शायद देश के स्तर पर भी एक और मजबूती के साथ आगे उभर के सामने आएंगे। बहुत बढ़िया संजीव। तो जैसा कि देखा हमने सरकार के बारे में बात की, सरकार क्या कर सकती है, समाज क्या कर सकता है, और एक इंडिविजुअल के रूप में अपने अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं इस मजदूर की प्रॉब्लम्स को, समस्या से उनको उबारने के लिए और उनकी मदद करने के लिए। तो मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा, शील जी कुछ कहना चाह रहे थे, तो वो आप शील जी अगर आप बताएं कि आगे क्या बताना चाहते हैं। चूंकि आज बात श्रमिकों की हो रही है, इसलिए मैं श्रमिकों के बारे में बात कहूंगा कि उनकी भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो, वो अपने रोजमर्रा के काम को कर पाएंगे। अब इस देश को इस रास्ते पे चलना होगा, इस देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को इस रास्ते पे चलना होगा। आप 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, 4 साल अभी आप कुछ नहीं बोल सकते। प्रिकॉशन से हम ये बात जरूर सुनने में अच्छी लगती है कि हम प्रिकॉशन रखें तो हमें बीमारी की इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर बीमारियां हो रही हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो उसके इलाज का जब तक एक परफेक्ट तरीका हम नहीं खोज निकालते हैं तब तक अब ये समस्या खत्म होने वाली नहीं है। तो अब क्या वर्क कल्चर बदलने की जरूरत है। तो ये मैंने इसके पहले पार्ट में बात कहा था कि आप इनको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप वहां भेजिए जहां ये जाना चाहते हैं। इन बिटवीन ये जहां जहां भी काम कर रहे थे वहां पर इनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग हो, इनको प्रोटेक्शन के दायरे में लाया जाए। जिस तरह से हमने अपने डॉक्टर्स को तैयार किया, जिस तरह से हमने पुलिस डिपार्टमेंट को तैयार किया, जिस तरह से हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को तैयार किया,
कि वो प्रोटेक्शन के साथ किस तरह से अपने काम को पूरा करें। ये 3 क्लास तो काम कर ही रहा है, बल्कि और भी क्लास कर रहे हैं, मीडिया भी अपना काम पूरा कर रहा है। और तो उसी तरह से मजदूरों के लिए भी हमें एक एजुकेशन और ट्रेनिंग का प्रोग्राम बनाना होगा कि अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्टिव रखते हुए ये पूरा का पूरा आउटपुट हमको दे पाए। तो एक एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके लिए स्पेशली तैयार करना होगा, और उसके बाद तब हम इनको वापस बुलाने की भी तैयारी करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया शील जी, जो आपने जो मुद्दा उठाया ट्रेनिंग का, प्रोटेक्शन का, ये काफी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर कोरोना की तरह कोई और भी इस तरह की प्रॉब्लम फ्यूचर में, भविष्य में अगर हमारे सामने आती है, तो हम उससे भी लड़ने की पूरी तैयारी में रहें और उसका डट कर मुकाबला करें। हमारे ख्याल से सभी लोगों का कंपलसरी बैंक अकाउंट्स होना ही चाहिए, क्योंकि अभी जब सरकार सुविधा प्रदान कर रही है, तो ऐसा देखने में आ रहा है कि बहुत से मजदूर जिनके पास कोई भी इस तरह के बैंक अकाउंट नहीं है, वो सरकार के किसी लिस्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जो सरकार उनको देना चाहती है। तो इस समस्या से हमें एक समझ में आई है कि उन सभी जो ऐसे मजदूर हैं, इनफॉर्मल सेक्टर के हैं, जो बहुत ऐसे छोटे मोटे काम करते हैं जिनके बारे में कहीं जानकारी नहीं है लोगों को, उनको भी देखने की एक बहुत आवश्यकता है सरकार को और हम सभी समाज के लोगों को। डिस्कशन जहाँ पहुंचा है, बिल्कुल, वहां पर मैं सिर्फ एक ही कहना चाहूंगा कि जरूरत है कि मजदूरों का एक डाटा बेस तैयार हो पूरी तरह से। आज फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं हो रहा है, एक भी आदमी नहीं है, एक भी आदमी परेशान नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा आ रहा है सब में बट रहा है एक साथ, क्योंकि उनका डाटा बेस बना हुआ है। फिल्म उद्योग की बात मैं कर रहा हूँ, अमिताभ बच्चन समेत करीब 22 कलाकारों ने जो सुपरस्टार हैं, उन सब ने घर बैठे बैठे वीडियो बनाया, उसको सोशल मीडिया पर डाला और यहाँ पर बेचा चैनलों में, उसका जो पैसा आएगा वो उनको जाएगा। तो इस तरह का अगर डाटा बेस रहेगा तो बेहतर होगा, आसान होगा मजदूरों तक सीधी मदद पहुंचा पाना और उनको तलाश पाना। तो कोरोना हमारे लिए जितना बड़ा डिजास्टर है, उससे बड़ा सबक अगर हम इस बीच में सीख करके मजदूरों के लिए कुछ कर पाए, क्योंकि वो हमारी रीढ़ है, वो हमारी अर्थव्यवस्था की जान है, वो है तो हम हैं। इस नाते अब कुछ बड़े कदम उठाने की जरूरत है। हमें खुद के साथ ही साथ हमारे साथ जितने भी हमारे बंधु हैं, जितने मजदूर भाई लोग हैं, उनकी तरफ भी देखने की बहुत आवश्यकता है। और ये जो आपने डेटाबेस की बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। और संत समीर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे कुछ? जी, ये सुनील जी ने और विकास ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। ये डेटाबेस वाला सुझाव बहुत ही बढ़िया है, यकीनन बाद के लिए काफी मदद वाला साबित हो सकता है। एक सुझाव मेरा जरूर है, अगर सरकार जरा भी ध्यान दे तो कुछ चीजें आसान हो जाएंगी। वो ये है कि मजदूरों को दोबारा से काम मिल सकता है, और वो ये है कि देखिए, ये तो हमको पता चल गया कि कोरोना किस हिसाब से फैलता है, तो उस हिसाब को हम समझ के केवल इतना करना, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में काम बंद है, पूरी तरह से तालाबंदी है, फैक्ट्री करोड़ों की है, तो 2-4 लाख रुपए उसको टेस्टिंग पर खर्च करना पड़े, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 200 मजदूर अगर काम कर रहे हैं वहां, तो 200 मजदूरों का वो तय कर ले कि हाँ, हमारे मजदूरों को कोई कोरोना संक्रमण नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, फैक्ट्री में वो रहेंगे, बस 40 दिन उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं खाना पीना उनका होगा, और उनको कईयों को तो मजा आएगा, हो सकता है और ज्यादा काम करके दिखाएं। तो आपका उत्पादन चलता रहेगा, धुआंधार, कोई परेशानी नहीं है, और आप बेहतर तरीके से सारी फैक्ट्रियों के काम चल सकते हैं। तो मजदूरों को भी काम मिल जाएगा और हमारा उत्पादन का, देश के विकास का भी काम चल सकता है। तो कई इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि हमको लॉकडाउन की स्थिति को थोड़ा नए सिरे से सोचने की जरूरत है, क्योंकि इसको हम लगातार नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मजदूरों के लिए कुछ ऐसा प्लान की जरूरत है, कुछ ऐसी योजनाओं की जरूरत है कि 2-4 साल की जिंदगी उनकी सुरक्षित लगे, ये सरकार की तरफ से करने की जरूरत है। इस दिशा में हम काम करेंगे तो सचमुच मजदूरों का इस बहाने एक बेहतर सुरक्षा वाला भविष्य हम दे पाएंगे, अच्छा होगा। बहुत बढ़िया सन जी, जो आपने बताया कि किस तरह से फैक्ट्री के जो संचालक हैं, जो उद्यमी हैं, जो कंपनी चलाते हैं, वो किस तरह से अपने एम्प्लॉयज का, अपने स्टाफ का और मजदूरों का ख्याल रख सकते हैं, कुछ नई नई तकनीक का प्रयोग करके, और उनके इलाज के बारे में, उनके चेकअप को देखते हुए। और दूसरी तरफ आपने बताया कि सरकार को भी ऐसी योजनाओं पे काम करना चाहिए, जिससे कि उनको एक कुछ पीरियड तक उनका बैकअप तैयार हो और उनको
वो सुविधाएं दी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, और मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने जिस तरह से सारे विचार बताए, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन को देखते हुए, योजनाओं को देखते हुए, सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से, हम सभी की तरफ से बहुत सा ऐसा प्रयास किया जा सकता है कि जो भी हमारे मजदूर भाई लोग हैं उनकी मदद की जा सके। और मैं समझता हूँ कि ये जो आपके विचार हैं, जब इसका प्रसारण होगा और हमारे लिसनर्स और उसको देखेंगे, ऐसे मजदूर भाई लोग देखेंगे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, उन्हें एक उत्साह भी मिलेगा, उनका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, और उनको ऐसा लगेगा कि हम उनके साथ हैं, सारा देश उनके साथ है, और कहीं पर भी वो अपने आप को अकेला ना समझे, कहीं पर भी अपने आप को मजबूर ना समझे। तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है अंदर से कि आप लोग आगे बढ़ के आए और इतने अच्छे विचार दिए आपने। तो वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच।